हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यस स्टडी एजुकेशन। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीबीसी बुक से क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी, जिसका नोट्स हम पहले ही बना चुके हैं। लेकिन आज हम लोग लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। क्लास 9 इकोनॉमिक्स में टोटल 6 चैप्टर है। हमने चैप्टर 4 जिसका नाम है बेकारी, वहाँ तक के नोट्स को कंप्लीट किया है और पहले हम लोग चैप्टर 4 तक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद चैप्टर 5 का नोट्स कंप्लीट करेंगे। और एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है लघुत्तरीय और 6 नंबर में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ तक का आंसर आपके बुक में ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। और तो हम लोग चलिए लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन है और दीर्घोत्तरीय में टोटल 4 क्वेश्चन है। तो हम लोग इन्हीं प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। इसके द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर को याद करना होगा। और हाँ, हमने इस नोट्स के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो उत्पादन तथा उपभोग में क्या क्या अंतर है। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है तथा इसका प्रयोग आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन उपभोग में उत्पादित वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। हमने इस चैप्टर के नोट्स को डिटेल्स में अच्छे से समझाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन है। तो उत्पादन के कौन कौन साधन है। तो उत्पादन के 5 साधन है। सबसे फर्स्ट में भूमि, जिसको इंग्लिश में लैंड कहते हैं। सेकेंड में है श्रम, लेबर। थर्ड में है पूंजी, जिसको इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। और फोर्थ में व्यवस्था या संगठन, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और 5 नंबर में है उद्यम या साहस, जिसको इंग्लिश में इंटरप्राइज कहते हैं। तो जो उत्पादन के ये 5 साधन है, इन्हीं 5 साधनों के द्वारा हम सही तरीके से उत्पादन करते हैं। अगर इन 5 में से कोई एक साधन की कमी हो जाती है तो हम सही तरीके से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। फोर्थ नंबर में फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन अन्य पेशा में क्या है। तो अन्य पेशा, जबकि अन्य पेशा में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन भी शामिल है। तो इसको आप लोग याद कर जाना है आप लोगों को। और 5 नंबर में भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। तो भूमि तथा पूंजी में क्या क्या अंतर है। तो भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार जैसे पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज से है। जबकि पूंजी का मतलब प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि भूमि, अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब क्या होता है। तो भूमि का मतलब पहाड़ से होता है, जंगल से होता है, नदी, समुद्र, यानी कि जो प्रकृति ने हमें मुफ्त उपहार के रूप में दिया है वो हो गया भूमि। और पूंजी क्या है। ये सभी मुफ्त उपहारों को छोड़कर जिससे हम इनकम करते हैं, जिससे हम आय प्राप्त करते हैं, वो हो गया पूंजी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा हाँ, सिंचित
सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कृषि मानसून पर आश्रित है, जो एक जुआ का खेल है। जब तक हम सिंचित क्षेत्र को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उत्पादन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत की कृषि जो है मानसून पे निर्भर करती है। और हमारे भारत में मानसून क्या है, एक जुआ की तरह है, क्योंकि वो कभी आती है और कभी मानसून नहीं भी आती है। इसीलिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर कह रहा है उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। तो उत्पादन में पूंजी का महत्व क्या है? उत्पादन में पूंजी का महत्व है क्योंकि बिना पूंजी के किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। जैसे बीज के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर कह रहा है उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन है, व्याख्या करें। तो उत्पादन की परिभाषा देना है और उत्पादन के जो 5 साधन है उन सभी के बारे में हमें बताना है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। जैसे जब एक बढ़ई लकड़ी को काट छांट उससे टेबल या कुर्सी बनाता है तब लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, इसे ही उत्पादन कहते हैं। इसके बाद में उत्पादन के 5 साधन है। उत्पादन के 5 साधन के बारे में हमने पढ़ा है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस या उद्यमी हमने पढ़ा है। तो सबसे फर्स्ट जो साधन है वो है भूमि। तो भूमि प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार जैसे नदी, सागर, हवा, धूप, पहाड़, जंगल, खनिज आदि सभी भूमि है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। इसको आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कि भूमि उत्पादन का कौन सा साधन है, तो ये एक निष्क्रिय साधन है। दूसरा नंबर है श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। श्रम शारीरिक तथा मानसिक दोनों हो सकती है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है कि श्रम को उत्पादन का कौन सा साधन कहते हैं, तो सक्रिय, निष्क्रिय, तो सक्रिय साधन हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर में है पूंजी। प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। जैसे बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने, ये सभी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो निष्क्रिय को आप लोग अंडरलाइन करेंगे कि पूंजी जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन में मात्र 2 आता है, भूमि और पूंजी। और संगठन, श्रम, साहस या उद्यमी, ये सभी उत्पादन का सक्रिय साधन है। इसके बाद 4th नंबर में है संगठन। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं। संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। इसके बाद में 5 नंबर में है साहस या उद्यमी। तो यह उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो साहस या उद्यमी भी उत्पादन का सक्रिय साधन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं, जैसे कारखाने का मालिक। अब जो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। तो उत्पादन के साधन में संगठन एवं साहसी की क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा उत्पादन के साधन में संगठन एवं साहसी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रम, पूंजी, भूमि के होते हुए भी समुचित संगठन और साहसी के बिना उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि भूमि, श्रम एवं पूंजी को एकत्रित कर उत्पादन कार्य में लगाया जाए, जो कि संगठनकर्ता या व्यवस्थापक के बिना संभव नहीं है, क्योंकि संगठनकर्ता ही कम पूंजी रहने पर भी उत्पादन के साधन का समुचित प्रयोग करता है। यही कारण है कि
संगठन को उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना ही अच्छा उद्यमी होगा, संगठन भी उतना ही अच्छा चुस्त होगा। साहसी का काम जोखिम भरा हुआ होता है, क्योंकि उत्पादन में लाभ होगा या हानि, इसके बारे में साहसी नहीं सोचता है। यदि उत्पादन में लगातार घाटा ही होता रहे तो ऐसी अवस्था में साहसी उत्पादन करने का साहस नहीं छोड़ेगा, वह अंतिम क्षण तक उत्पादन को चालू रखेगा। आधुनिक समय में उत्पादन के जोखिम को वहन करने के लिए साहसी की भूमिका बहुत ही बढ़ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हमने फतेहपुर गांव के बारे में जो इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें एक नोट्स पहले ही बना दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि कार्य के बारे में कह रहा है। कृषि कार्य के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो फतेहपुर गांव में खेती ही मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाओं में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार से हैं। गांव में नलकूपों की व्यवस्था की गई है तथा नलकूपों से ही सिंचाई का कार्य होता है। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं तथा ये लोग बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में अनाजों को भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। जैसा कि ये सभी बातें आपके चित्र में दिया गया है, चलिए हम आपको चित्र को दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाया जा रहा है कि जो फतेहपुर गांव के लोग हैं वो ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों में अनाज को शहर ले जा रहे हैं बेचने के लिए। चूंकि फतेहपुर गांव पटना शहर से बिल्कुल नजदीक है, जिसके कारण कृषक आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि लाते हैं। यहाँ काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। फतेहपुर गांव में जो 100 में 75% लोग जो है वो अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर करते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इस गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। प्रारंभ में इस गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तब से अब तक इस गांव में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हो सका है। अगर आप लोग इसको डिटेल्स में और अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो आप हमारे पहले वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। इसका आंसर होगा, मझोले एवं बड़े किसान खेती या वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि कैसे कृषि के लिए वो पूंजी की व्यवस्था करते हैं छोटे एवं बड़े किसान। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से हुई बचत से वो अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करते हैं। वे छोटे किसानों से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। तो किस प्रकार वो छोटे किसानों से भिन्न है? तो इन्हें पूंजी की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। किसे? तो बड़े एवं मझोले किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, जबकि छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेकेंड नंबर में है, छोटे किसानों को अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन बड़े एवं मझोले किसान के साथ ऐसा नहीं होता। बड़े एवं मझोले किसान क्या करते हैं? उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता है, और छोटे किसान क्या करते हैं? वो कर्ज लेते हैं और उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है। तो ये सभी अंतर है छोटे एवं मझोले किसानों में। थर्ड नंबर में है, छोटे किसानों के भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता, जबकि मझोले एवं बड़े किसानों के पास अधिक भूमि होती है, अर्थात उनके जोतों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिससे वे उत्पादन अधिक करते हैं। ये भी अंतर है।
उनकी भूमि का आकार छोटा होता है और बड़े किसानों के भूमि का आकार बड़ा होता है। अब उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि छोटे किसानों को बड़े एवं मझोले किसानों की अपेक्षा अपने घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।